Hello dear students, today we are going to discuss a very interesting topic that is earthworm. अर्थवॉर्म को ही हिंदी में हम केचुआ कहते हैं। आई होप आप सबने अर्थवॉर्म्स देखा होगा। जनरली जब आप गार्डन्स में जाते हैं या पार्क में जाते हैं, जो शेड वाली जगह होती हैं, छांव वाली जगह होती हैं, वहाँ पे बच्चों हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके का रेडिश ब्राउन कलर का ये सिलेंड्रिकल बॉडी वाला इस तरीके का एक वॉर्म पाया जाता है और ऐसे वॉर्म को बच्चों हम क्या बोलते हैं? अर्थवॉर्म या केचुआ बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो अर्थवॉर्म है इसके बारे में बच्चों आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अर्थवॉर्म को कहा जाता है फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थवॉर्म जिस जगह पे पाए जाते हैं, जिस सॉइल में पाए जाते हैं, उस सॉइल की पोरोसिटी को, उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, एलिवेट कर देते हैं। इस वजह से इनको बच्चों हम क्या बोलेंगे? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। इसके अलावा यहाँ पे अर्थवॉर्म से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके का फर्टिलाइजर बनता है और उसे हम कहते हैं बच्चों वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट एक तरीके का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और जिसका यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत एक्सटेंसिवली किया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक इन डिटेल, दैट इज अर्थवॉर्म। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो वही बेसिक सी चीज लिखी हुई है कि अर्थवॉर्म जो है वो एक रेडिश ब्राउन कलर का है। जैसे अभी आपने देखा डायग्राम में कि अर्थवॉर्म का जो कलर है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। तो पहली चीज तो आपने ये समझना है कि अर्थवॉर्म का जो कलर है वो कैसा रहेगा? रेडिश ब्राउन रहेगा। दूसरा लिखा हुआ है ये टेरेस्ट्रियल है, तो इससे क्या क्लियर हो गया? इसका हैबिटेट क्लियर हो गया। कहाँ पाया जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया ये सॉइल में पाया जाता है, तो सॉइल में पाया जाएगा, डेट मीन्स ये कैसा हो गया? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाला हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, ये इनवर्टिब्रेट होता है। इनवर्टिब्रेट है मतलब ये जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता। अब जरा आप एनिमल किंगडम को याद करिए, वहां पे आप सबने पढ़ा फाइलम एनालिडा पढ़ा था। फाइलम एनालिडा जो है बच्चों वो किसका मेंबर था? नॉन कॉर्डेटा का मेंबर था। और नॉन कॉर्डेट सब किसके अंदर आएंगे? इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर आएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो रेडिश ब्राउन कलर का अर्थवॉर्म है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहता है और कैसा होता है? इन्वर्टिब्रेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा है कि ये अपर लेयर ऑफ द सॉइल में पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अर्थवॉर्म है ये हमेशा कहाँ पाया जाएगा? सॉइल में अपर लेयर में पाया जाएगा। और वो सॉइल भी कैसी होनी चाहिए बच्चों? मॉइस्ट सॉइल होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो पॉइंट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉइल कैसी होनी चाहिए? मॉइस्ट होनी चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है कि जो अर्थवॉर्म है उसका रेस्पायरेशन बच्चों स्किन से होता है। कहाँ से होगा? स्किन से होगा। अब स्किन से अगर रेस्पिरेशन होगा, स्किन से ही उसका गैसेस एक्सचेंज होगा, तो उसके लिए स्किन जो है वो कैसे होनी चाहिए? मॉइस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मॉइस्ट स्किन पाई जाती है ताकि जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। ठीक है, इसलिए स्किन हमेशा जो सॉइल है वो हमेशा कैसी रहेगी? मॉइस्ट रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ लिखते हैं अर्थवॉर्म्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन गार्डन सॉइल। तो ये मैंने आपको बताया कि अर्थवॉर्म जो है वो हमेशा एक मॉइस्ट प्लेस पे, एक सैडी प्लेस पे जहाँ छांव होती है ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं। इसीलिए जनरली हम इनको कहाँ देखते हैं? गार्डन्स में देखते हैं, पार्क्स में देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ों की छांव होती है, ऐसी जगहों पे देखे जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है बच्चों कि जो अर्थवॉर्म है वो एक तरीके का निगेटिव फोटोट्रॉपिक एनिमल है। निगेटिव फोटोट्रॉपिक एनिमल होने का मतलब क्या है कि ये हमेशा जो धूप में जाने से या उजाले में जाने से बचता है। उसके पीछे कारण क्या है कि इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, क्योंकि इसकी बॉडी से जो सीलोमिक फ्लूइड है वो निकल के बाहर आता है और इसकी आउटर जो स्किन है उसको क्या बनाता है? मॉइस्ट बनाता है। अब अगर ये धूप में जाएगा तो इसकी जो बॉडी है उसका जो मॉइस्चर है वो क्या होगा? ड्राई आउट हो जाएगा, सूख जाएगा। और जब मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा तो उसकी वजह से इसको ब्रीदिंग में, इसका जो गैसेस एक्सचेंज स्किन के थ्रू हो रहा है उसमें बच्चों प्रॉब्लम आएगी और इस वजह से ये सफोकेशन फील करेगा। सो दैट इज द रीजन कि अर्थवॉर्म जो है वो हमेशा डार्क प्लेसेस पे रहना प्रेफर करता है, जहाँ पे गर्मी कम होती है, जहाँ पे जो सनलाइट है, डायरेक्ट सनलाइट है वो ज़्यादा नहीं पहुँचती, ऐसे प्लेसेस पे रहना प्रेफर करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अर्थवॉर्म एक तरीके का निगेटिव फोटोट्रॉपिक एनिमल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा है कि इट कैन बी ट्रेस्ड इन द गार्डन बाय द हेल्प ऑफ वार्म कास्टिंग। देखिए ये जो एक वर्ड है वार्म कास्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट वर्ड है। वार्म कास्टिंग क्या होता है?
आप सब जब पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो जनरली आप सब ने देखा होगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये मिट्टी के कुछ पैलेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं। और जहां कहीं भी पार्क में, गार्डन में आपको इस तरीके के मिट्टी के पैलेट लाइक स्ट्रक्चर दिखें, इसका मतलब वहां आसपास क्या पाया जा रहा है बच्चों? अर्थवर्म पाया जा रहा है। तो ये एक तरीके का साइन है, एक तरीके का सिंबल है, जिसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां कहीं आसपास क्या रहा होगा? अर्थवर्म रहता होगा। ठीक है, तो ये यही चीज यहां पे लिखी गई एनसीईआरटी में। इन गार्डन्स दे कैन बी ट्रेस्ड बाय देयर फीकल डिपॉजिट्स। और ये फीकल डिपॉजिट्स को क्या बोला बच्चों? वर्म कास्टिंग बोला। होता क्या है कि अर्थवर्म सॉइल को खाता है। अब जो वो मिट्टी खाता है और उसी मिट्टी को फीकल मैटर की फॉर्म में निकालता है, तो जब वो बॉडी से उसकी मिट्टी होके और फीकल मैटर की फॉर्म में डिपॉजिट होती है, तो वो कुछ इस तरीके का अपीयरेंस लेती है, और इसी को बच्चों क्या बोला? वर्म कास्टिंग। ठीक है, तो वर्म कास्टिंग आपने याद रखना है। इसके बाद देखें तो लिखा है कि ये नॉकटर्नल एनिमल है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया कि ये एक नेगेटिव फोटोट्रॉपिक एनिमल होता है। ये हमेशा डार्क प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं। दे आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम, राइट। तो इसलिए क्या बोला इसको? नॉकटर्नल एनिमल। और यही रीजन है कि डे टाइम में ये जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? बरोज में रहते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग डे टाइम दे लिव इन बरोज। अच्छा, बरोज में रहने वाले एनिमल्स को क्या बोलेंगे बच्चों? फोसोरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोसोरियल। ये तो आपको पता है, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा है कि ऐसे एनिमल्स जो बरोज में रहते हैं, जो बरोज बना के रहते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? फोसोरियल। तो ये जो है वो कैसे हो जाएंगे? फोसोरियल एनिमल्स हो जाएंगे। और ये उस मिट्टी को बरो बनाते हैं और उसके अंदर उस जो मिट्टी होती है उसको क्या करते हैं? खाते रहते हैं। ठीक है, तो उसी मिट्टी को ये खाने के बाद वहाँ पे जो बरो बनती है, जो एक इस तरीके की बोरिंग हो जाती है वहाँ पे काइंड ऑफ, उसके अंदर ये क्या करते हैं? रहते हैं। ठीक है, तो डे टाइम में डायरेक्ट सनलाइट से बचने के लिए ये बरोज के अंदर रहते हैं। एंड दैट इज वाई वी आर सेइंग दीज आर व्हाट? दीज आर फोसोरियल एनिमल्स, राइट। तो ये तो हमने यहाँ पे देखा, इसके हैबिटेट के बारे में बात की। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हम इसके सिस्टमिक पोजीशन की बात करते हैं बच्चों। सिस्टमिक पोजीशन क्या होता है? जब आपने एनिमल किंगडम पढ़ा तो वहां पे हमने देखा कि पूरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत सारे, उन सबको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। बहुत सारे फाइलम्स हमने देखे, उन फाइलम्स की क्लासेस देखी, राइट। तो इसी तरीके से ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है उसमें ये देखा गया कि सभी ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टमिक पोजीशन मिली, राइट। हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक सिस्टमिक पोजीशन होता है और उसी को हमने यहाँ पे अर्थवर्म के फॉर्म में देखना है। ठीक है, सिस्टमिक पोजीशन क्या होता है बच्चों? सिस्टमिक पोजीशन का मतलब है कि जब आपने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा तो उस पूरे क्लासिफिकेशन में आपने देखा हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक फाइलम होता है, अपनी एक क्लास होती है। तो इस हिसाब से उसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने देखना है सिस्टमिक पोजीशन के बारे में। अर्थवर्म की सिस्टमिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो किंगडम है वो क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। बिकॉज अर्थवर्म क्या है? एक एनिमल है, तो वो किस किंगडम में आएगा? एनिमेलिया किंगडम में आएगा। आगे अगर हम फाइलम की बात करें तो आप सबको पता है अर्थवर्म का फाइलम क्या होगा? एनालिडा फाइलम हो जाएगा। एनालिडा फाइलम में हमने क्या देखा था? जो सेगमेंटेड वॉर्म्स होते थे, जिनकी बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती थी, उनको बच्चों हमने कहाँ रखा था? एनालिडा फाइलम में। तो अर्थवर्म जो है वो किसका मेंबर है? एनालिडा फाइलम का मेंबर है। अब एनालिडा में भी अगर हम क्लास की बात करें तो ये ओलिगोचीटा क्लास का मेंबर होता है। ओलिगोचीटा वो क्लास है बच्चों एनालिड्स की जिसके अंदर हेड जो है और जो पैरापोडिया है ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। ऐसे एनालिड्स जिनके अंदर हेड और पैरापोडिया नहीं पाया जाता उनको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोचीटा में रखते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जिनके अंदर बच्चों क्लाइटेलम पाया जाता है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्लाइटेलम। क्लाइटेलम क्या होता है? एक तरीके का बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जिससे आगे कोकून का फॉर्मेशन होगा। हम आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, क्लाइटेलम से कैसे कोकून का फॉर्मेशन होता है और कोकून का क्या सिग्निफिकेंस होता है। अभी आप ये समझिए कि क्लाइटेलम जो है वो एक बैंड लाइक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जहां से कोकून का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब आगे अगर हम देखें तो इसका जो जीनस है वो क्या हो जाएगा? फेरेटेमा। जीनस क्या हो गया? फेरेटेमा। और जो स्पीसीज है वो कौन सी है बच्चों? पोस्थमा। तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया का कॉमन अर्थवर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरेटेमा पोस्थमा। देखिए यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फेरेटेमा पोस्थमा जो है ये नॉर्थ इंडिया का एक कॉमन अर्थवर्म है और इसकी जो डिस्कवरी है वो हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर के एन भाल जी ने की थी। ठीक है,
तो नॉर्थ इंडियन जो अर्थवर्म है उसको क्या बोलेंगे, फेरेटिमा पॉस्थमा, ठीक है। इसके अलावा देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, बहुत सारे अलग अलग तरीके के अर्थवर्म्स पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मेगास्कॉलेक्स की बात करें तो मेगास्कॉलेक्स जो है वो लॉन्गेस्ट अर्थवर्म होता है और आपको जान के हैरानी होगी इसकी जो लेंथ है वो लगभग 3 मीटर होती है। कितनी होती है, 3 मीटर लंबा अर्थवर्म, राइट। तो मेगास्कॉलेक्स जो है वो लगभग 3 मीटर लंबा अर्थवर्म होता है और इसको हम साउथ इंडियन अर्थवर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो मेगास्कॉलेक्स साउथ इंडियन अर्थवर्म हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और नाम एनसीईआरटी में लिया गया एंड दैट वाज व्हाट, लम्ब्रिकस। क्या बोला गया, लम्ब्रिकस। तो लम्ब्रिकस की अगर हम बात करें बच्चों तो इसको हम कहते हैं अमेरिकन एंड यूरोपियन अर्थवर्म। अब ये जो लम्ब्रिकस है ये पाया तो इंडिया में जाता है बट चूंकि इसकी ओरिजिन होती है अमेरिका और यूरोप में, इस वजह से इसको क्या बोला गया, अमेरिकन एंड यूरोपियन अर्थवर्म, ठीक है। तो वही चीज है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द कॉमन इंडियन अर्थवर्म्स आर फेरेटिमा एंड लम्ब्रिकस, ठीक है। बट जो लम्ब्रिकस है उसकी ओरिजिन क्या हो जाएगी, यूरोप और अमेरिका, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसकी सिस्टमिक पोजीशन के बारे में क्लियर हो गई। फॉर्म जो है वो किंगडम एनिमिलिया का एक पार्ट है और ये इसका जो फाइलम है वो क्या हो जाएगा, एनालिडा। उसमें से क्लास कौन सी हो जाएगी, ओलिगोचिटा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जीनस फेरेटिमा, ठीक है। फिर स्पीसीज क्या रहेगी, पॉस्थमा। सो दैट वाज अबाउट सिस्टमिक पोजीशन ऑफ अर्थवर्म। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब बच्चों एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम इसके जो आउटर स्ट्रक्चर्स हैं, जो फीचर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो फेरेटिमा है इसके अंदर लगभग 100 से 120 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये एक तरीके का सेगमेंटेड वर्म है, मतलब इसकी बॉडी जो है वो कैसी रहेगी, सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहेगी। और इन्हीं सेगमेंट्स को बच्चों क्या लिखा गया है, इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स। क्या कहे जाएंगे, मेटामर्स। अब मेटामर्स से कुछ आपको याद आ रहा होगा, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन पढ़ा था। मेटामेरिक सेगमेंटेशन में आपको क्या बताया गया था कि बॉडी इज एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटिशन पाया जा रहा है। मतलब एक ऑर्गन है जो एक सेगमेंट में है, फिर दूसरे में है, फिर तीसरे में है, रिपीट हो रहा है। कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी पाए जा रहे हैं। तो ऐसे जो सेगमेंटेशन को हमने क्या बोला था, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और वहां पे आपको बताया भी गया होगा बच्चों कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या होता है, अर्थवर्म होता है, ठीक है। तो इसीलिए अर्थवर्म की बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं यहाँ पे जो कि सीरियली रिपीट करते हैं, हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि फेरेटिमा की बॉडी में 100 से 120 सेगमेंट्स पाए जाते हैं और इन सेगमेंट्स को बच्चों क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फर्स्ट सेगमेंट है पूरे अर्थवर्म की बॉडी का, जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, पेरिस्टोमियम। क्या बोलेंगे, पेरिस्टोमियम। तो ये वर्ड आपने याद रखना है, पेरिस्टोमियम किसका नाम होगा, फर्स्ट सेगमेंट का नाम होगा। और इसी सेगमेंट पे बच्चों क्या पाया जाएगा, माउथ पाया जाएगा। तो यही लिखा है, इट बेयर्स टर्मिनल स्लिट लाइक माउथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, माउथ पाया जाएगा फर्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम क्या है, पेरिस्टोमियम, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाया जा रहा है कि ये जो हमारा बॉडी है, अर्थवर्म का जो बॉडी है, इसमें ये फर्स्ट सेगमेंट है। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज फर्स्ट सेगमेंट। अब इस फर्स्ट सेगमेंट पे आप देखें तो यहाँ पे क्या है, माउथ की ओपनिंग आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेगमेंट है, इस फर्स्ट सेगमेंट को नाम क्या दे दिया गया, पेरिस्टोमियम। और इसी फर्स्ट सेगमेंट के पास ये ओपनिंग आपको नजर आ रही है, इस ओपनिंग को क्या बोला गया बच्चों, माउथ बोला गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया। फिर आगे कह रहे हैं कि एक डॉर्सल फ्लैसी एक प्रोसेस है जो कि इस फर्स्ट सेगमेंट पे पाया जाता है और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है बच्चों, प्रोस्टोमियम। क्या बोला, प्रोस्टोमियम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेरिस्टोमियम जो है ये इस पूरे पहले सेगमेंट का नाम है, जबकि प्रोस्टोमियम वाला पार्ट कौन सा है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हमने क्या बोला बच्चों, प्रोस्टोमियम पार्ट। तो वही लिखते हैं यहाँ पे, एक डॉर्सल फ्लैसी लोब लाइक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम। अब ये जो प्रोस्टोमियम होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये डिगिंग में हेल्प करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अर्थवर्म्स जो हैं वो फोसोरियल होते हैं, जो बरोज बना के रहते हैं। तो जब वो बरोज बनाते हैं तो वो किसकी हेल्प से बरोज बनाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोस्टोमियम। तो ये डिगिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा इसके ऊपर अगर हम देखें
तो कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स, मतलब लाइट को सेंस करने वाले कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रोस्टोमियम पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई, प्रोस्टोमियम हेल्प्स इन डिगिंग द बरोज एंड फोटो रिसेप्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इन इट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने यहाँ पे क्लियर रखनी है। फर्स्ट सेगमेंट का नाम क्या है, पेरिस्टोमियम, और जो पहला यहाँ पे सेगमेंट है उसके ऊपर ये जो एक फ्लैसी प्रोसेस पाया जा रहा है, इसको हमने क्या बोला बच्चों, प्रोस्टोमियम बोला। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आपको अर्थवर्म की डॉर्सल सरफेस को आइडेंटिफाई करना है, जैसे मान लीजिए आपको ये अर्थवर्म दे दिया गया और आपको बोला गया कि इसका डॉर्सल सरफेस आप बताइए कौन सा होगा, हाउ यू विल आइडेंटिफाई, क्योंकि बॉडी तो पूरी राउंड होती है, अब समवॉट वो एक जैसी दिखती है, तो कुछ तो आइडेंटिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम ये बता पाएं कि ये वाली सरफेस डॉर्सल है और ये वाली कौन सी है, वेंट्रल सरफेस है। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है डॉर्सल सरफेस बॉडी जो है उसको हम कैसे पहचानते हैं, डॉर्सल सरफेस पे एक मीडियन मिड डॉर्सल लाइन पाई जाती है। क्या पाया जाएगा, मीडियन मिड डॉर्सल लाइन पाई जाएगी, और ये जो मीडियन मिड डॉर्सल लाइन है दिस इज नथिंग बट अ डॉर्सल ब्लड वेसल, मतलब बॉडी के अंदर एक बड़ी सी डॉर्सल ब्लड वेसल होती है। अब चूंकि ऊपर की जो स्किन है वो बहुत थिन है, इस वजह से वो ब्लड वेसल बाहर से हमें दिखाई पड़ती है, और उसी ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, मीडियन मिड डॉर्सल लाइन, और उसी के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाली सरफेस क्या है, डॉर्सल सरफेस है। आप देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में ये हमारे पास एक अर्थवर्म का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखिए ये जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, दिस वन इज नोन एज व्हाट, मिड डॉर्सल लाइन। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको बीच में नजर आ रही है ना, दिस वन इज व्हाट, मिड डॉर्सल लाइन। तो ये एक बीच में लाइन है। अब जिस सरफेस पे आपको ये लाइन दिखेगी वो सरफेस कौन सी हो जाएगी, डॉर्सल सरफेस, और उसके अपोजिट वाली जो सरफेस है वो कैसी हो जाएगी, वेंट्रल सरफेस हो जाएगी। राइट, तो इस बेसिस पे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आगे आप देखें, अगर हमें वेंट्रल सरफेस को आइडेंटिफाई करना है तो एनसीईआरटी में लिखते हैं कि वेंट्रल सरफेस जो है उसको पहचाना जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल पोर्स। किसकी हेल्प से, जेनाइटल पोर्स की हेल्प से। ठीक है, तो वेंट्रल सरफेस पे क्या पाया जाएगा, जेनाइटल ओपनिंग्स पाई जाती हैं या जेनाइटल पोर्स पाए जाते हैं, जबकि डॉर्सल सरफेस पे आपको क्या मिलता है, मिड डॉर्सल लाइन मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो 14th से 16th सेगमेंट में जो मैंने आपको बताया था कि एक डार्क बैंड पाया जाता है पिंक कलर का, दैट इज नोन एज व्हाट, क्लाइटेलम। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से अब क्लाइटेलम की बात हो रही है। क्लाइटेलम जो है वो 14th से 16th सेगमेंट में पाया जाता है, एक थिक बैंड होता है, और इसी बैंड को हम क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम, या इसी को क्या बोलते हैं, सिंगुलम। तो सिंगुलम या क्लाइटेलम पाया जाता है, और आगे लिखते हैं विच इज मेड अप ऑफ व्हाट, ग्लैंडुलर सेल्स। कौन से सेल्स का, ग्लैंड की सेल्स का बना हुआ होता है। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लाइटेलम है यहाँ से क्या होगा, कोकून का सिक्रीशन होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि ये जो ग्लैंड्स हैं इस क्लाइटेलम की, यही एक सिक्रीशन निकालेंगी जिससे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और उसी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बच्चों, कोकून बोलेंगे, और उसी कोकून में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म्स और ओवम आपस में फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 14th से 16th सेगमेंट में पाया जाता है। अगेन यहाँ पे अर्थवर्म के अंदर बच्चों ये सेगमेंट्स का जो नंबर है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे टॉपिक्स में हम देखेंगे आगे कि हर जगह पे ये नंबर्स आएंगे, और ये सारे के सारे नंबर्स आपने याद रखने हैं। कौन सा ऑर्गन किस सेगमेंट में पाया जा रहा है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आप याद करिए कि जो एक पिंक कलर का बैंड लाइक स्ट्रक्चर क्लाइटेलम है वो कौन से सेगमेंट में पाया जा रहा है, 14th से 16th सेगमेंट में पाया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो क्लाइटेलम है इसके बेसिस पे हम पूरे अर्थवर्म को डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आप देखिए, पहला जो पार्ट है जो क्लाइटेलम से पहले वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, प्री क्लाइटेलर पार्ट। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दिखाया गया, ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा है, क्लाइटेलम। मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, क्लाइटेलम वाला पार्ट है। तो इससे पहले वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा, प्री क्लाइटेलर पार्ट, और ये बीच वाला पार्ट कौन सा हो गया, क्लाइटेलर पार्ट हो गया। यहाँ पे ये तो प्री क्लाइटेलर पार्ट हो गया, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये कौन सा हो गया, क्लाइटेलर, और इसके बाद वाला कौन सा हो गया, पोस्ट क्लाइटेलर पार्ट। राइट, तो कहने का मतलब इस क्लाइटेलम के बेसिस पे हम अर्थवर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके पहले वाला पार्ट क्लाइटेलम से प्री क्लाइटेलर कहां से कहां तक होगा, 1st से 13th सेगमेंट तक होगा, और फिर बीच में 14th से 16th सेगमेंट तक क्या आ जाएगा बच्चों, क्लाइटेलम आ जाएगा, और फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स पूरा क्या होगा,
पोस्ट क्लाइटेलर पार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि क्लाइटेलम के बेसिस पे हम अर्थवॉर्म की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर एंड पोस्ट क्लाइटेलर पार्ट। ठीक है, अब आगे हम अगर देखें तो ये एक वेंट्रल व्यू का डायग्राम है, वेंट्रल सरफेस का डायग्राम है। इस डायग्राम में बहुत सारी लेबलिंग्स हैं, वन बाय वन हम सबके बारे में पढ़ेंगे। जो ओपनिंग्स हैं उनको हमने यहाँ पे समझना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फीमेल गोनोपोर से। फीमेल गोनोपोर मतलब क्या है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग। ठीक है, जहां से ओवम निकलेगा, जहां से एग बाहर निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फीमेल गोनोपोर। ठीक है, तो ये वाला आप देखिए फीमेल गोनोपोर कहां पाया जा रहा है? 14th सेगमेंट में। कहां पाया जा रहा है? 14th सेगमेंट में पाया जा रहा है। तो इसीलिए लिखा हुआ है मिड वेंट्रल लाइन ऑफ द 14th सेगमेंट। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो फीमेल गोनोपोर है वो कहां लोकेटेड होता है? मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14th सेगमेंट में पाया जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि देखिए बीचों बीच में पाया जा रहा है, और कौन सी सरफेस है? ये वेंट्रल सरफेस है, इसलिए क्या बोला गया? मिड वेंट्रल लाइन ऑफ द 14th सेगमेंट फीमेल गोनोपोर पाया जाएगा, एक ओपनिंग जहां से एग या ओवम बाहर निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मेल गोनोपोर की बात करें तो मेल गोनोपोर जो होता है वो कहां पाया जाता है? 18th सेगमेंट पे। कहां पाया जाएगा? 18th सेगमेंट पे। यहां देखिए ये कहां पाया गया? 18th सेगमेंट पे पाया गया। लेकिन दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें तो फीमेल गोनोपोर कितना है? एक सिंगल है, जबकि मेल गोनोपोर में कितने आपको दिख रहे हैं? 2। कितने ओपनिंग्स हैं? 2। तो पहली चीज फीमेल गोनोपोर सिंगल है, जबकि मेल गोनोपोर कैसा होगा? डबल होगा, 2 ओपनिंग्स पाई जाएंगी। अब अगर लोकेशन की बात करें तो फीमेल गोनोपोर कहां पाया जा रहा है बच्चों? मिड में पाया जा रहा है, बिल्कुल बीचों बीच में पाया जा रहा है सेगमेंट के। जबकि मेल गोनोपोर जो है वो कहां पाया जा रहा है? साइड में। कहां पाया जा रहा है? साइड में, एक इधर और एक इधर। और ये सरफेस कौन सी है? वेंट्रल सरफेस। तो क्या बोलेंगे? वेंट्रोलैटरल। साइड को क्या बोलते हैं अपन? लैटरल। तो इसलिए क्या बोला? वेंट्रोलैटरल पोजीशन पे। तो ये पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है कि ये कहां पाया जाएगा? वेंट्रोलैटरल पोजीशन पे। और कौन से सेगमेंट में रहेगा बच्चों? 18th सेगमेंट में। कौन से सेगमेंट में रहेगा? 18th सेगमेंट में रहेगा। तो देखिए मेल गोनोपोर जो है वो 18th सेगमेंट में वेंट्रोलैटरल पोजीशन पे पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 1 पेयर या 2। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मेल गोनोपोर की, और ये क्या हो गया? फीमेल गोनोपोर। इसके अलावा अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेल गोनोपोर है इसी के पास में ये कुछ ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, और इनको हम कहते हैं बच्चों जेनाइटल पैपिले। क्या बोलते हैं? जेनाइटल पैपिले। तो ये जो जेनाइटल पैपिले हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? 17th में, और कहाँ पाए जाएंगे? 19th सेगमेंट में। कहाँ पाए जाएंगे? 17th सेगमेंट में और 19th सेगमेंट में। 1 पेयर इन 17th सेगमेंट एंड 1 पेयर इन 19th सेगमेंट। अब ये जो जेनाइटल पैपिले हैं ये कॉपुलेशन के समय 2 अर्थवॉर्म्स को आपस में बाइंड होने में हेल्प करते हैं। डिटेल में हम लोग देखेंगे जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो जेनाइटल पैपिले हैं ये एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, एट द टाइम ऑफ मेटिंग 2 अर्थवॉर्म्स को आपस में जुड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये जेनाइटल पैपिले का फंक्शन हो गया। आगे अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे ये तो आप सबको पता है कि 14th से 16th सेगमेंट तक क्या रहेगा अपने पास? क्लाइटेलम या सिंगुलम रहेगा। ये जो बैंड आपको नजर आ रहा है जिसकी हमने बात की प्रीवियस स्लाइड में, तो वो क्या रहेगा? क्लाइटेलम या सिंगुलम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के पोर्स हैं और इनको हम कहते हैं स्पर्मथीकल पोर। क्या बोलते हैं? स्पर्मथीकल पोर। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो स्पर्मथीकल पोर हैं ये होते क्या हैं। स्पर्मथीकल पोर बेसिकली एक स्पर्म थीके की ओपनिंग होती है, और स्पर्म थीके की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्पर्म थीके बोलेंगे। और इस स्पर्म थीके की ये जो ओपनिंग है इसी ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं? तो ये जो स्पर्म थीके की ओपनिंग होती है इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म थीकल पोर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पर्म थीके हैं, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको स्पर्म थीके बोलते हैं, इनके अंदर बच्चों स्पर्म्स स्टोर होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के समय हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होंगे? स्पर्म्स जो हैं वो स्टोर होंगे। ठीक है, अब ये ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं? 4 पेयर। कितने पाए जाएंगे? 4 पेयर। और कहां से कहां तक होंगे? 5th से लेके 9th सेगमेंट पे होंगे। अब 5th से लेके 9th सेगमेंट में भी कहां पाए जाएंगे? इंटर सेगमेंटल ग्रुप पे। कहां पाए जाएंगे?
इंटरसेगमेंटल ग्रुप पे। इंटरसेगमेंटल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, जैसे ये एक सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, दोनों के बीच में ये क्या है, इंटरसेगमेंटल सेप्टम, तो ये जो बचा इसको क्या बोला, इंटरसेगमेंटल ग्रुव। इस पोजीशन को क्या बोला, इंटरसेगमेंटल ग्रुव। तो वही चीज यहां लिखी गई है, ये क्या है, इंटरसेगमेंटल ग्रुव है। ठीक है, तो ये इंटरसेगमेंटल ग्रुप पे पाए जाते हैं 5 से लेके 9th सेगमेंट तक। और कैसे हम कह सकते हैं, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9। क्यों लिखा ऐसा, बिकॉज 5th और 6th सेगमेंट के बीच में है, इसलिए क्या लिखा 5/6। 6th और 7th सेगमेंट के बीच में है, इसलिए क्या लिखा 6/7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको लिखते हैं 5/6, 6/7, 7/8 एंड 8/9। यहाँ पे ये लोकेशन इनकी होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा स्पर्म थीकल पोर क्या होता है। स्पर्म थीकल पोर इज नथिंग बट द ओपनिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्पर्म थीके, और इसका फंक्शन क्या है, स्पर्म्स को स्टोर करना। स्पर्म्स को स्टोर करने वाला जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्पर्म थीके, उसकी ओपनिंग को क्या बोला हमने, स्पर्म थीकल पोर बोला। और ये स्पर्म थीकल पोर 4 पेयर्स है नंबर में, और ये 5 से लेकर 9 सेगमेंट तक पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने स्पर्म थीकल पोर्स के बारे में बात की। अब आगे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसके आगे ये एक फ्लैसी स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला, प्रोस्टोमियम बोला। और फर्स्ट सेगमेंट में ही एक और ओपनिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, माउथ। तो ये सबसे आप फैमिलियर है। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है दैट इज मिड डॉर्सल पोर। अब ये जो बच्चों मिड डॉर्सल पोर होते हैं ये 13th सेगमेंट से स्टार्ट होते हैं और 119 सेगमेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि लास्ट से एक पहले वाले सेगमेंट तक पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मिड डॉर्सल पोर्स होते हैं ये डॉर्सल सरफेस पे बीचों बीच पे पाए जाते हैं। इन मिड डॉर्सल पोर्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये जो मिड डॉर्सल पोर्स होते हैं बच्चों, यहां से सिलोमिक फ्लूइड जो इसके बॉडी में जो कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ होता है वो फ्लूइड बाहर आता है, और वो जो सिलोमिक फ्लूइड है वो इसकी बॉडी को क्या करता है, मॉइस्चर देता है, मॉइस्ट बनाता है, सो दैट इसकी स्किन के थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज है वो आसानी से हो सके। ठीक है, तो ये डिफरेंट पोर्स है जो कि वेंट्रल सरफेस पे और कुछ डॉर्सल सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को हम और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए मिड डॉर्सल पोर्स को और एक्सप्लेन किया गया है कि प्रेजेंट ऑन ईच इंटरसेगमेंटल ग्रूव आफ्टर द 12th, यही मैंने आपको बोला 13th सेगमेंट से लेके लास्ट से एक पहले वाले में, तो वही कह रहे हैं प्रेजेंट इन ईच इंटरसेगमेंटल ग्रूव आफ्टर द 12th सेगमेंट एंड एब्सेंट इन लास्ट ग्रूव। तो लास्ट ग्रूव में नहीं पाए जाएंगे, इसलिए लिखा गया था पहले कि 13th से लेके 119 तक, कंसिडरिंग कि हमारा अर्थवर्म 120 सेगमेंट्स का है। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो लिखते हैं बॉडी फ्लूइड ऊजेज आउट, मतलब बॉडी का जो फ्लूइड है वो यहाँ से बाहर निकलता है टू प्रोवाइड मॉइस्चर। तो वही लिखते हैं यहाँ, तो फ्लूइड मॉइस्चर्स एंड स्मूथन्स द स्किन फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या, स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होना, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरत है, मॉइस्चर की जरूरत है, स्मूथनेस की जरूरत है, और वो किसकी वजह से मिल रहा है, इस बॉडी फ्लूइड की वजह से मिल रहा है जो कि डॉर्सल पोर्स से बाहर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब भी हम सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं अर्थवर्म के ऊपर या अल्कोहल स्प्रिंकल करते हैं तो अर्थवर्म मर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए सॉल्ट अगर आपने अर्थवर्म की बॉडी के ऊपर डाला तो अर्थवर्म जो है उसकी बॉडी का जो सिलोमिक फ्लूइड है वो सब कहाँ आएगा, बाहर की तरफ निकल के आएगा, जस्ट टू बैलेंस द कंसंट्रेशन, राइट। तो उस वजह से अर्थवर्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और यही रीजन है बच्चों, आपने देखा भी होगा लीचेज, लीचेज समझते हैं, हिंदी में जोंक बोलते हैं, जोंक या लीचेज, वो जो लीचेज होती हैं उनको छुड़ाने के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं। अगर किसी को कहीं लीच चिपक जाती है तो उसके ऊपर क्या डाला जाता है, सॉल्ट डाला जाता है, सो डैट वो क्या हो जाए, मर जाए और जो वहां से बॉडी से छूट जाए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, जब कभी भी हम सॉल्ट या अल्कोहल स्प्रिंकल करते हैं तो जो अर्थवर्म है वो मर जाता है, क्योंकि उसके जो फ्लूइड है, बॉडी का फ्लूइड है, वो सब कहाँ आने लगता है, बाहर आने लगता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट मिड डॉर्सल पोर्स। अब यहाँ पे एक और तरीके के इंपॉर्टेंट पोर्स हैं और इन पोर्स को बच्चों हम बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। क्या बोलेंगे, नेफ्रिडियोपोर। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर्स क्या होते हैं बच्चों, ये नेफ्रिडिया की ओपनिंग को हम बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। अब अगर नेफ्रिडिया की बात करें तो नेफ्रिडिया एक तरीके का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है एनालिड्स का, अर्थवर्म का, और ये एक कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको येलो कलर का दिख रहा है ना, दिस वन इज व्हाट, नेफ्रिडिया। अब इस नेफ्रिडिया में दो ओपनिंग्स नजर आ रही हैं,
एक तो ये ब्रॉड वाली ओपनिंग है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, नेफ्रोस्टोम। क्या बोलेंगे, नेफ्रोस्टोम। और यहाँ से सीलोमिक फ्लूइड अंदर इसके जाएगा, और ये बाहर वाली जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं बच्चों हम नेफ्रिडियोपोर। ये क्या होता है, नेफ्रिडियोपोर। ठीक है, अब इस नेफ्रिडियोपोर से जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये जो नेफ्रिडियोपोर है इसी की बात यहाँ पे हो रही है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए, अगर ये नेफ्रिडियोपोर इस तरीके से इस अर्थवॉर्म की बॉडी सरफेस पे ओपन होता है, जैसे ये हमारे पास नेफ्रिडिया है, ये उसकी बॉडी सरफेस है, जब ये इस बॉडी सरफेस के ऊपर ओपन होगा तो ऐसे नेफ्रिडियोपोर्स को हम कहते हैं इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडियाज के नेफ्रिडियोपोर्स। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए वही लिखा है कि ऐसे जो नेफ्रिडियोपोर्स हैं इनका नंबर कितना होता है, दे आर 200 to 250 माइन्यूट ओपनिंग्स। और ये जो माइन्यूट पोर्स हैं ये इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया के हैं। क्यों बोला इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, क्योंकि इंटेगुमेंट पे ओपन हो रहे हैं। इंटेगुमेंट मतलब क्या, स्किन, जो इसकी आउटर जो बॉडी सरफेस है दैट इज स्किन, उसके ऊपर ओपन हो रहे हैं, इस वजह से इनको क्या बोला बच्चों, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। तो इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया के कितने पोर्स होते हैं हर सेगमेंट में, 200 से 250 सेगमेंट्स जो ओपनिंग्स हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग्स होती हैं ये कहाँ नहीं पाई जाएंगी ये भी आपने याद रखना है। तो ये वाली जो ओपनिंग्स है बच्चों, ये फर्स्ट और ये ईच सेगमेंट में पाई जाएंगी एक्सेप्ट फर्स्ट 2। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग्स हैं ये फर्स्ट 2 सेगमेंट्स में नहीं पाई जाएंगी, बाकी सारे सेगमेंट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये नेफ्रिडियोपोर हो गया, और यहां से क्या होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो बाहर निकलेगा। लेकिन ये जो नेफ्रिडियोपोर्स हैं बच्चों, ये क्लाइटेलम वाले रीजन पे बहुत ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। लगभग यहाँ पे हम देखें तो 2000 से 2500 हो गया। यहाँ कितना था, 200 से 250, लेकिन यहाँ कितना हो गया, 2000 से 2500 हो गया। ठीक है, तो 2000 से 2500 जो नेफ्रिडियोपोर्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, क्लाइटेलम वाले रीजन पे पाए जाएंगे, और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नेफ्रिडियल फॉरेस्ट या फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया पाया जाएगा कहाँ पे, क्लाइटेलम वाले रीजन पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नेफ्रिडियोपोर्स पाए जाते हैं। नंबर भी आपको दिया हुआ है, 2000 से 2500 पाए जाएंगे। ठीक है, सो अब आगे अगर हम देखें तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में ही एक और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, और ये स्ट्रक्चर है बच्चों सीटे। सीटे जो है ये एक एस शेप का कार्टिनियस स्ट्रक्चर होता है, जो कि आधा बॉडी वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है और आधा बाहर निकला हुआ होता है। जैसे कुछ इस तरीके से अगर हम देखें, ये मान लीजिए हमारे पास बॉडी वॉल है। ठीक है, तो इस बॉडी वॉल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का पाया जाएगा। एस शेप का एक स्ट्रक्चर है जो सीटे है, और ये आधा जो है वो बॉडी वॉल के बाहर निकला हुआ है और आधा कहाँ है, ये बॉडी वॉल के अंदर है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कौन सा हो गया, दिस वन इज बॉडी वॉल। ठीक है, तो आधा बॉडी वॉल के ऊपर और आधा कहाँ होगा, बॉडी वॉल के अंदर होगा। तो ऐसे कार्टिनियस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सीटे बोलेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखते हैं कि ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। जो सीटे है वो क्या है, एक तरीके का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, मतलब ये किसमें हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी वॉल एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम, कौन कौन सा, फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम। यहाँ पे बच्चों अर्थवॉर्म में सेगमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे सेगमेंट्स आपने याद रखने हैं। कहाँ कहाँ पे नहीं पाया जाएगा, फर्स्ट पे नहीं पाया जाएगा, लास्ट पे नहीं पाया जाएगा, और क्लाइटेलम वाले सेगमेंट्स पे नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा बाकी सब जगह पे सीटें पाए जाएंगी। ठीक है, तो वही चीज लिखा है, ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी वॉल एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम बेयर्स अबाउट 80 to 120 माइन्यूट एस शेप्ड येलो कलर्ड सीटे। और ये कहाँ होते हैं, एम्बेडेड इन द एपिडर्मल पिट्स। एपिडर्मल पिट्स मतलब जो बॉडी वॉल का एपिडर्मिस वाला पार्ट है उसके अंदर कुछ पिट्स पाए जाते हैं, कुछ गड्ढे पाए जाते हैं, जिनके अंदर ये क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये कहाँ पाए जाएंगे, मिडिल ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट के कहाँ पाए जाएंगे, बीच में पाए जाएंगे कार्टिनियस सीटे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ एक स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको समझाया गया है। ये हमारे पास एस शेप के स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो इस तरीके के एस शेप के स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं को हमने क्या बोला बच्चों, सीटे बोला। ठीक है, तो ये बॉडी वॉल में इस तरीके से यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जैसा कि लिखा ना मिडिल ऑफ ईच सेगमेंट, तो उसके लिए आप देखिए ये डायग्राम है हमारे पास, और इस डायग्राम में देखिए फर्स्ट सेगमेंट में तो क्या है, एब्सेंट है।
फर्स्ट में एब्सेंट है, लास्ट में एब्सेंट है और क्लैटेलम में एब्सेंट है। तो फर्स्ट सेगमेंट में तो नहीं है, बाकी अगर आप सेकेंड की बात करें या थर्ड की बात करें तो दोनों सेगमेंट्स के बीचों बीच में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सीटेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आपको लिखी यहाँ पे बताई गई है कि मिडल ऑफ ईच सेगमेंट में ये पाए जाएंगे। ठीक है, आगे अगर देखें तो कह रहे हैं यंग फेरेटेमा में सीटें जो है वो क्लैटेलम वाले रीजन पे भी पाए जाते हैं। मतलब जो बेबी अर्थवॉर्म होता है उसमें अगर हम क्लैटेलम रीजन पे भी देखें तो वहाँ पे सीटें पाए जाएंगे, लेकिन एक अडल्ट अर्थवॉर्म के अंदर क्लैटेलम रीजन पे सीटें नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एनसीईआरटी का एक पॉइंट है कि जो सीटें हैं दे कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड। नाउ दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो सीटेज हैं इनको अर्थवॉर्म अगर चाहे तो बॉडी से बाहर निकाल सकता है और चाहे तो अंदर खींच सकता है। मतलब इनकी जो पोजीशनिंग है ये अप डाउन अर्थवॉर्म कर सकता है और इसी की हेल्प से ये जो जब भी लोकोमोशन करते हैं तो वहाँ पे ये हेल्प करता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि सीटेज आर इंपॉर्टेंट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवॉर्म। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सीटे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस ऑफ द बिगिनर बॉक्स। तो सबसे पहले आप देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम इन फेरेटेमा। अब किसकी बात कर रहे हैं, प्रोस्टोमियम की बात कर रहे हैं। तो प्रोस्टोमियम क्या था, एक डॉर्सल फ्लैसी स्ट्रक्चर था जो ऊपर पाया जा रहा था और उसके लिए मैंने आपको बताया था किसमें हेल्प करेगा, डिगिंग में हेल्प करेगा और इसके ऊपर क्या पाए जाएंगे, फोटो रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, तो ये डिगिंग में भी हेल्प करता है, इसके ऊपर क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लिखा है कि पोर्स प्रेजेंट इन फेरेटेमा ऑन वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ, अब देखिए सेगमेंट कौन सा दिया गया, 5th to 9th सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है, 5th to 9th सेगमेंट। क्या पाया गया था 5 से 9th सेगमेंट के बीच में, स्पर्मेथिकल पोर। क्या पाया गया था, स्पर्मेथिकल पोर। मैंने बताया ना आपको स्पर्मेथिका है, उसकी ओपनिंग को क्या बोलेंगे, स्पर्मेथिकल पोर। ठीक है, तो स्पर्मेथिकल पोर्स पाए जाएंगे और ये यहाँ पे आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, स्पर्मेथिकल पोर। तो बहुत आसान क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए। ठीक है, अब देखिए लिखा है इन अर्थवॉर्म 1 पेयर ऑफ जेनाइटल पैपिला प्रेजेंट ऑन। अब मैंने आपको बताया था जेनाइटल पैपिला कहाँ पाए जाएंगे, 17th और 19th सेगमेंट में, क्योंकि 18th सेगमेंट में क्या था, मेल गोनोपोर, उसके एक पहले था और एक कहाँ था, बाद में था। तो 17th और 19th में हो जाएगा। और ये जो जेनाइटल पैपिलाज होते हैं इनकी लोकेशन क्या थी, तो वेंट्रोलैटरल पोजीशन पे। कहाँ पाए गए थे, वेंट्रोलैटरल पोजीशन पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वेंट्रोलैटरल पोजीशन। और इसका जो अगर हम सेगमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 17th एंड 19th सेगमेंट। ठीक है, तो 17th एंड 19th सेगमेंट में वेंट्रोलैटरल पोजीशन पे जेनाइटल पैपिलेज पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो कह रहे हैं मैक्सिमम नेफ्रिडियोपोर्स आर प्रेजेंट इन फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। पढ़ा था हमने, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहाँ पाया जाएगा, क्लैटेलम रीजन पे। बताया था नंबर कितना था, क्लैटेलम रीजन इसका आंसर हो जाएगा। नंबर कितना बताया था, 2000 to 2500 पाया जाएगा। तो 2000 से 2500 नेफ्रिडियाज पाए जाते हैं, जो नेफ्रिडियोपोर्स होते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पे, क्लैटेलम वाले रीजन पे। ठीक है, तो ये यहाँ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो कह रहे हैं इन फेरेटेमा एनस इज लोकेटेड एट। अब माउथ तो मैंने आपको बताया था कहाँ पाया जाएगा, फर्स्ट सेगमेंट में, और फर्स्ट सेगमेंट को क्या बोला था हमने, पेरिस्टोमियम। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एनस कहाँ पाया जाएगा। तो एनस जो है बच्चों वो पाया जाता है पाइजीडियम में। कहाँ पाया जाता है, पाइजीडियम में। पाइजीडियम जो होता है ये होता है बच्चों लास्ट सेगमेंट। ये आपको याद रखना है, लास्ट सेगमेंट का नाम क्या होता है, पाइजीडियम। क्या नाम होता है, पाइजीडियम। फर्स्ट सेगमेंट का नाम क्या था, पेरिस्टोमियम। लास्ट सेगमेंट का नाम क्या है, पाइजीडियम। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म। ठीक है, बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें बच्चों तो ये जो बॉडी वॉल है ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है। 4 इसके अंदर लेयर्स पाई जाती हैं बेसिकली। सबसे पहले अगर हम देखें तो पहली लेयर जो है वो कौन सी है, क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर के बारे में 2 चीज़ें हमने याद रखनी है। ये जो क्यूटिकल लेयर है इसके बारे में एक तो आपको याद रखना है कि ये थिन है, और दूसरा याद रखना है ये कैसी होती है, नॉन सेलुलर। कैसी होती है, नॉन सेलुलर। ठीक है, तो क्यूटिकल लेयर जो है बच्चों ये थिन होगी और कैसी होगी, नॉन सेलुलर होगी। ये आप देखिए यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर आपको दिख रही है, दिस लेयर, दिस इज नोन एज व्हाट, क्यूटिकल लेयर।
अब ये जो क्यूटिकल लेयर है बच्चों, इस क्यूटिकल लेयर में कुछ ओपनिंग्स भी दिख रही हैं अपने को, और इसके आगे क्या लिखा गया, ओपनिंग्स ऑफ ग्लैंड सेल्स। किसकी ओपनिंग्स है ये, ग्लैंड सेल्स की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कौन सी ग्लैंड सेल्स यहाँ पे पाई जा रही हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें आफ्टर द क्यूटिकल, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, एपिडर्मिस। कौन सी है, एपिडर्मिस लेयर। अब एपिडर्मिस लेयर में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, कॉल्यूमिनार सेल्स होती हैं, और कैसी होती हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं। कॉल्यूमिनार सेल्स होती हैं और कौन सी होती हैं बच्चों, ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती हैं। तो कुछ कॉल्यूमिनर सेल्स ग्लैंड्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो गई, इसलिए हम बोलते हैं कि जो एपिथेलियम है यहाँ पे वो कौन सी है, कॉल्यूमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाई जाती है। अब ग्लैंडुलर है मतलब क्या होंगी, ग्लैंड्स पाई जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, एक तो लिखा हुआ है कौन सी ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड, और दूसरी कौन सी है, एल्ब्यूमिनस ग्लैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत अच्छी तरीके से आपको समझनी है। म्यूकस ग्लैंड होती है और कौन सी होती है, एल्ब्यूमिनस ग्लैंड होती है। ये पूरा जो बच्चों ये वाला पूरा पार्ट है ये सब एपिडर्मिस वाला पार्ट है, और इसमें ग्लैंड सेल्स पाई जाती हैं। ग्लैंड सेल्स के अलावा कुछ सपोर्टिंग सेल्स हैं, कुछ बेसल सेल्स हैं, वो तो ठीक है, बट मेनली आपको क्या याद रखना है, म्यूकस ग्लैंड सेल्स और एल्ब्यूमिनस ग्लैंड सेल्स। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड सेल्स जो होती हैं वहां से क्या निकलेगा, ऑब्वियसली म्यूकस निकलेगा, और म्यूकस का फंक्शन क्या है, ये बॉडी को मॉइस्ट रखने में हेल्प करेगा। मॉइस्ट रखेगा तो क्या होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, अब आते हैं एल्ब्यूमिनस ग्लैंड सेल्स पे। एल्ब्यूमिनस ग्लैंड सेल्स जो होती हैं बच्चों, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करेंगे, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिनस ग्लैंड सेल्स से एल्ब्यूमिन प्रोटीन निकलती है जो कि नरिशमेंट देने का काम करती है। म्यूकस ग्लैंड सेल से म्यूकस निकलता है जो कि बॉडी को मॉइस्ट बना के रखने में मदद करता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो फिर ये यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये तो आपको पता ही है कि जहाँ एपिथेलियम होगा उसके नीचे क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ठीक है, फिर आगे आती है हमारे पास थर्ड लेयर, और इसको हम क्या बोलते हैं, मसल लेयर। अब मसल लेयर में बच्चों अगर हम देखें तो दो तरीके की मसल लेयर होती हैं। एक तो होती है हमारे पास कौन सी, सर्कुलर मसल लेयर, और दूसरी कौन सी होती है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। तो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कौन सी है, सर्कुलर मसल लेयर। सर्कुलर मसल लेयर और कौन सी है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है। ठीक है, तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। अब ये जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स यहाँ पाई जा रही हैं बच्चों, ये मसल लेयर्स अर्थवर्म को लोकोमोशन में मदद करेंगे। जब अर्थवर्म को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होगा तो उस समय सीटे के साथ साथ जो मसल लेयर्स होती हैं, वो भी जो मसल्स होती हैं, ये भी काफी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट पार्ट है पैराइटल सीलोमिक एपिथेलियम। तो ये बिल्कुल नीचे वाली ये जो एपिथेलियम है उसको अपन क्या बोलते हैं, पैराइटल पेरिटोनियम भी बोल सकते हैं, पैराइटल सीलोमिक एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। और ये जो है ये जनरली जो हमारे पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है उसकी बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसके नीचे फिर क्या हो जाएगा, बॉडी कैविटी वाला पार्ट आ जाएगा जहाँ पे सीलोमिक फ्लूइड जो है वो भरा हुआ रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म, जहाँ पे हमने 4 लेयर्स की बात की। सबसे पहले जो थिन और नॉन सेलुलर क्यूटिकल लेयर है, फिर कॉलुमिनर ग्लैंडुलर एपिडर्मिस लेयर है, फिर मस्कुलर लेयर है जहाँ पे सर्कुलर मसल लेयर्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स पाई जाती हैं, और सबसे लास्ट में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई पेरिटोनियम लेयर पाई जाती है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ बॉडी वॉल। अब बॉडी वॉल के फंक्शंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो बॉडी वॉल है वो क्या करेगी, एक फिक्स्ड शेप और साइज प्रोवाइड करेगी ऑर्गेनिज्म को। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर एक पूरी वॉल उसको कन्फाइन कर रही है तो उसकी वजह से उसका साइज और शेप जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बॉडी की वॉल है वो उसको आउटर एनवायरनमेंट से क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो म्यूकस है वो यहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाता है। ठीक है, तो म्यूकस का एक और फंक्शन हो गया। एक फंक्शन तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या करेगा, बॉडी को मॉइस्चर देगा जिससे रेस्पिरेशन आसानी से हो पाएगा। दूसरा फंक्शन है कि ये क्या कर रहा है, हार्मफुल बैक्टीरिया से भी इसको बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं सीटे एंड मसल्स, ये किसमें हेल्प करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। तो ये भी मैंने पहले आपको बताया कि अर्थवर्म के अंदर जब लोकोमोशन होता है तो वहां पे एक तो सीटे हेल्प करता है और दूसरा कौन हेल्प करता है, मसल्स जो होती हैं वो भी यहाँ पे हेल्प करती हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ बॉडी वॉल। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बॉडी कैविटी ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, अब बॉडी कैविटी ऑफ अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो देखिए अर्थवर्म जो है वो एनालिडा फाइलम है उसका मेंबर है, और एनालिडा फाइलम में आपको बताया गया होगा कि
कि एनालिडा फाइलम के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके अंदर ट्रू सीलोम पाई जाती है। ठीक है, कैसे सीलोम पाई जाएगी? ट्रू सीलोम या यू सीलोम वहां पे पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू सीलोम पाई जाएगी क्योंकि एनालिडा का मेंबर है। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो मेसोडर्मल ओरिजिन होगी। ठीक है, जो बॉडी कैविटी है उसकी ओरिजिन कैसी होगी? मेसोडर्मल होगी। फिर देखते हैं कि बॉडी कैविटी कंटेन सीलोमिक फ्लूइड। अब कैविटी जो है वो किस फ्लूइड से भरी हुई है? सीलोमिक फ्लूइड से भरी हुई है। और उस सीलोमिक फ्लूइड का नेचर देखिए कैसा होगा, ये मिल्की एंड अल्कलाइन फ्लूइड होता है। कैसा होता है? मिल्की और अल्कलाइन फ्लूइड होता है सीलोमिक फ्लूइड, जो कि उस बॉडी कैविटी में भरा रहता है। अब ये जो सीलोमिक फ्लूइड है बच्चों, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो सीलोमिक फ्लूइड है उसके अंदर एक सेल पाई जाएगी जिसको क्या बोलेंगे? क्लोरागोजेन सेल। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोरागोजेन सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं उनका नाम क्या है? क्लोरागोजेन सेल। नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है क्योंकि ये जो क्लोरागोजेन सेल्स होती हैं दे आर एनालॉगस टू आर लिवर। हमारा जो लिवर है उसकी जैसा फंक्शन करते हैं, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? लिवर के एनालॉगस होते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी सेल्स अर्थवॉर्म की हमारे लिवर के जैसे फंक्शन करते हैं या हमारे लिवर के एनालॉगस होते हैं? आंसर आपने क्या देना है? क्लोरागोजेन सेल्स। कहां पाई जाएंगी? सीलोमिक फ्लूइड में पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए इस बॉडी कैविटी में नेक्स्ट हमको बात करनी है सेप्टम की, और कितने तरीके के सेप्टम यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये एक अर्थवॉर्म की बॉडी है और इसके अंदर बहुत सारे आपको ये लाइन जो दिख रही है ना, ये जो बीच बीच में लाइन दिख रही है, इन्हीं को हमने क्या बोला? सेप्टम। सेप्टम का मतलब क्या है? एक कैविटी को कोई चीज अगर डिवाइड कर रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सेप्टम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कई तरीके के सेप्टम्स पाए जाते हैं। कुछ पोरस सेप्टम्स होते हैं, कुछ नॉन पोरस सेप्टम्स होते हैं। बट बिफोर गोइंग इनटू डिटेल हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये जो सेप्टम्स हैं वो एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास मान लीजिए बॉडी कैविटी है। ठीक है, ये कैविटी आपको नजर आ रही है, दिस इज व्हाट? कैविटी। ठीक है, अब ये मान लीजिए अर्थवॉर्म की बॉडी वॉल है, ये जो पेपर है ये अर्थवॉर्म की बॉडी वॉल है, और ये बीच में जो कैविटी आपको नजर आ रही है, इस कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? दिस इज बॉडी कैविटी। ठीक है, अब ये जो बॉडी कैविटी है अर्थवॉर्म की, ये सेगमेंटेड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? सेप्टम। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? सेप्टम। ये बीच में एक इस तरीके का एक बैरियर है, एक डिवीजन क्रिएट करेगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? सेप्टम बोलेंगे। अब इस सेप्टम के बीच में एक ओपनिंग है जहां पे ये क्या रहेगा? एलिमेंट्री कैनाल रहेगा। तो यहाँ पे अब आप इमेजिन करिए, ये जो पेन है ये क्या है? एक तरीके का एलिमेंट्री कैनाल है। ये क्या है? पेन जो है वो क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल, और उसके चारों तरफ ये जो बाउंड्री बन गई, इस बाउंड्री को ही बच्चों हमने क्या बोला? सेप्टम बोला। ये क्या हो गया? सेप्टम हो गया। अब ये जो सेप्टम है वो बॉडी कैविटी में जाके फिट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बॉडी कैविटी है, और यहाँ पे आप देखिए ये किस तरीके से ऐसे जाके फिट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सेप्टम्स पाए जाएंगे, और ये बॉडी कैविटी को छोटे छोटे चैम्बर्स में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से आई थिंक अब आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली सेप्टम क्या होता है। ठीक है, हर सेप्टम के बीच में यहाँ पे एक ओपनिंग रहेगी, और जिससे एलिमेंट्री कैनाल रहेगा, और इस तरीके से क्या करेगा? उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरी बॉडी कैविटी है वो पूरा एक सिंगल चैम्बर ना होके छोटे छोटे कई सारे चैम्बर्स में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट है सेप्टम का। अब सेप्टम के बारे में लिखते हैं यहाँ पे कि जो सेप्टम्स होते हैं वो बहुत सारे तरीके के हैं। लिखा है कि फर्स्ट 9 सेप्टम्स जो हैं वो कैसे हैं? नॉन पोरस। फर्स्ट 9 सेप्टम्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? नॉन पोरस होते हैं, मतलब इन सेप्टम्स के बीच में छेद नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि नेक्स्ट ऑल सेप्टम्स जो हैं वो सब कैसे हैं? पोरस हैं। देखिए यहाँ पोर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी के जो सेप्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पोरस होते हैं, उनके अंदर पोर पाए जाते हैं। बट जो शुरुआत के 9 सेप्टम्स होते हैं वहां पे पोर्स नहीं पाए जाते। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है सेप्टम में, फर्स्ट 9 सेप्टम्स नॉन पोरस हैं, बाकी सारे सेप्टम्स कैसे हैं बच्चों? पोरस होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 9 सेप्टम जो है वो नॉन पोरस हैं, और बाकी के जो सेप्टम्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? पोरस होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखते हैं कि जो फर्स्ट सेप्टम है, यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखते हैं कि जो फर्स्ट सेप्टम होता है कहाँ पाया जाएगा? बिटवीन 4th एंड 5th सेगमेंट। कहाँ पाया जाएगा? 4th और 5th सेगमेंट के बीच में पाया जाएगा। और ये कैसा होगा? थिन होगा, और कैसा होगा? स्ट्रेट होगा।
थिन होगा और कैसा होगा, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या है, ये हमारे पास सेप्टम है तो ये बिल्कुल इस तरीके से कैसा है, स्ट्रेट है, पतला है और कैसा है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये थिन होगा और कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, नेक्स्ट 5 सेप्टम, जो पहला सेप्टम है वो 4 और 5 सेगमेंट के बीच में है, उसके बाद के जो 5 सेप्टम हैं, मतलब कहाँ के, जो 6 सेगमेंट है, 7 सेगमेंट है, 8 सेगमेंट है, 9 सेगमेंट है, ये जो सेप्टम्स होते हैं, ये सब सेप्टम जो है वो कैसे हैं, थिक होते हैं और कैसे होते हैं बच्चों, फनल शेप के। थिक और कैसे होंगे, फनल शेप। जैसे आप देखिए ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, स्ट्रेट है, जबकि ये जो है ये कैसा नजर आ रहा है आपको, कॉनिकल। ये कैसा नजर आ रहा है, कॉनिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो वही चीज लिखा हुआ है, नेक्स्ट 5 सेप्टम्स जो हैं वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं और कैसे होते हैं, फनल शेप। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर इस सेप्टम की हम बात करें तो ये कैसा है, थिन सेप्टम है। अब अगर हम इसको कुछ इस तरीके से टर्न कर दें तो ये कैसा बन जाएगा, ये एक कोन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है अब ये कैसा हो गया, ये फनल शेप हो गया। ये कैसा हो गया, फनल शेप का हो गया, ठीक है। तो पहले ये स्ट्रेट था बट अब कैसा हो गया, फनल शेप हो गया या कॉनिकल हो गया। तो वही चीज यहां आपको बताई गई। फर्स्ट सेप्टम जो है वो स्ट्रेट सेप्टम होता है, थिन होता है, और आगे के जो 5 होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, ये कॉनिकल होते हैं, ठीक है। फिर आगे अगर हम देखें तो लिख रहे हैं रेस्ट ऑल सेप्टम्स अप टू 120 दे आर थिन एंड स्ट्रेट। तो कुल मिला के पूरी अर्थवॉर्म की बॉडी में अगर देखें तो ऐसे जो कॉनिकल वाले सेप्टम्स हैं वो कुल कितने होते हैं, 5 सेप्टम्स। कितने होते हैं, 5 सेप्टम्स। बाकी सारे सेप्टम्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं और कैसे होते हैं, स्ट्रेट। इस तरीके के स्ट्रेट सेप्टम्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये सेप्टम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा से समराइज कर देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है, फर्स्ट 9 सेप्टम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोरस होते हैं। और नेक्स्ट ऑल सेप्टम्स जो होते हैं वो सब कैसे होते हैं बच्चों, पोरस होते हैं, ठीक है। पहला सेप्टम कहाँ पाया जाएगा, 4th और 5th सेगमेंट के बीच में पाया जाएगा। ये कैसा होगा, थिन होगा और स्ट्रेट होगा। उसके बाद के 5 सेप्टम जो है वो कहाँ पाए जाएंगे, वो थिक होंगे और कैसे होंगे, फनल शेप होंगे, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखना है कि 9th और 10th सेगमेंट के बीच में कोई सेप्टम नहीं पाया जाता। आप देख सकते हैं डायग्राम से, 9th और 10th सेगमेंट के बीच में कोई भी सेप्टम नहीं पाया जाता। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद सारे जो सेप्टम्स हैं वो थिन हैं और स्ट्रेट होते हैं, सारे सेगमेंट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने इसकी बॉडी कैविटी के बारे में पढ़ना था, जहाँ पे हमने सेप्टम्स के बारे में बात की, क्लोरागोजन सेल्स के बारे में बात की, ठीक है। अब देखिए ये एक सेप्टम को दिखाया गया है यहाँ पे, और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सेप्टम्स जो पोरस सेप्टम्स थे, ठीक है। तो पोरस सेप्टम्स में पर सेप्टम लगभग 136 पोर्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि एक सेप्टम में कितना पोर पाया जाएगा, आंसर क्या होगा, 136 पोर्स। जो सेप्टम पोरस हैं उनमें ऐसे 136 पोर्स पाए जाएंगे, ठीक है। और इसके आसपास चारों तरफ क्या होती हैं, ये सर्कुलर मसल लेयर्स होती हैं जो कि स्फिंक्टर की तरह काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ईच सेप्टा हैज 136 पोर्स। वो जिनके पोरस सेप्टम्स हैं वहां पे हर सेप्टम में कितना होगा, 136 पोर्स पाए जाएंगे। और दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय स्फिंक्टर। किसके सराउंडेड होंगे, स्फिंक्टर से सराउंडेड होंगे। स्फिंक्टर मतलब काइंड ऑफ सर्कुलर मसल्स जो कि फ्लो को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड जो है वो उस फ्लो को रेगुलेट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दीज स्फिंक्टर्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कह रहे हैं फंक्शन ऑफ सीलोमिक फ्लूइड। अब सीलोमिक फ्लूइड जो है उसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो वर्क्स एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब क्या है कि जो फ्लूइड इसकी बॉडी के अंदर भरा हुआ है ये अर्थवॉर्म की बॉडी को फर्मनेस दे रहा है, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, एक फर्मनेस प्रोवाइड कर रहा है, और इसीलिए लिखा गया कि ये किसकी तरह काम करता है, इट वर्क्स एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है। और ये लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि बॉडी फॉर्म है तभी तो वो आगे लोकोमोशन कर पाएगा, राइट। इसके अलावा ये जो फ्लूइड होता है वो जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो उसकी वजह से भी बॉडी में क्या होगा, लोकोमोशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर लिखते हैं द फ्लूइड हेल्प इन रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली ये जो फ्लूइड है वो जब डॉर्सल पोर्स से बाहर निकलेगा तो बॉडी मॉइस्ट होगी और इस तरीके से वो किसमें हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। फिर आगे लिखते हैं क्लोरागोजन सेल्स जो होती हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करेंगे और किसमें हेल्प करेंगे, एक्सक्रीशन में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरागोजन सेल्स जो होती हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करेंगे और किसमें हेल्प करेंगे, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर आगे लिखते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज लस्ट्रस।
लस्ट्रस का मतलब क्या है? शाइनिंग करती हुई, चमकती हुई बॉडी। जब भी कभी आपने अर्थवॉर्म देखे होंगे या अगर आपने अर्थवॉर्म को टच किया है तो आपको पता होगा कि अर्थवॉर्म की बॉडी बहुत मॉइस्ट होती है और बहुत चमक रही होती है, राइट। तो वो लस्ट्रस इसी वजह से होती है क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, ये सिलोमिक फ्लूइड जो है वो लगा हुआ होता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट बॉडी कैविटी ऑफ अर्थवॉर्म। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लोकोमोशन, लोकोमोशन ऑफ अर्थवॉर्म। अब आप सबने अर्थवॉर्म्स को लोकोमोशन करते हुए देखा होगा, चलते हुए देखा होगा। बेसिकली हम कह सकते हैं कि अर्थवॉर्म क्या करता है, क्रॉल करता है, रेंगते हैं, ठीक है। ये जनरली सॉइल पे बहुत धीरे धीरे क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं। तो ये जो लोकोमोशन है ये किसकी हेल्प से होता है? दो चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक तो जो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। उसके अलावा जो सीटे हैं, जो एस शेप के काइटिनियस येलो कलर के सीटे हमने देखे थे, वो भी लोकोमोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा है लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो गए, सीटे हो गए। अब सीटे क्या होते हैं, दे फिक्स द बॉडी विद अ सबस्ट्रेटम। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सीटे हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ पे अगर हम सीटे की बात करते हैं तो सीटे जो है वो कुछ इस तरीके का था, ये बॉडी वॉल थी और इसके ऊपर क्या थे, ये आधे ऊपर निकले हुए थे और आधे कहाँ थे, अंदर थे, ठीक है। तो आधा जो बाहर निकला हुआ पार्ट है वो सबस्ट्रेटम के साथ क्या करेगा, बॉडी को फिक्स करने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए लिखा है सीटे फिक्स द बॉडी टू द सबस्ट्रेटम, राइट। इसके बाद लिखते हैं कि बट सीटे डजंट हेल्प इन लोकोमोशन ऑन द स्मूथ सरफेस। जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है वहाँ पे चूंकि ये बॉडी को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं स्ट्रेटम से, इसलिए वहाँ पे ये हेल्प नहीं करेंगे। और स्मूथ सरफेस पे बच्चों कौन हेल्प करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्मूथ सरफेस पे हेल्प करने के लिए क्या होगा, म्यूकस होगा। क्या होगा, म्यूकस होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, म्यूकस जो है वो हेल्प करता है किसके ऊपर, लोकोमोशन में, स्मूथ सरफेस पे। जब भी कभी स्मूथ सरफेस पे लोकोमोशन करना होगा तो वहाँ पे कौन हेल्प करेगा, म्यूकस हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो मस्कुलर लेयर्स हैं बॉडी वॉल की, जैसा कि पहले ही डिस्कस हुआ कि मस्कुलर लेयर्स जो है वो भी हेल्प करते हैं। अब आप देखिए कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। लिखा है सर्कुलर मसल लेयर्स इलोंगेट्स द बॉडी। जो सर्कुलर मसल लेयर है वो बॉडी को क्या करेगी, इलोंगेट करेगी। कैसे, मान लीजिए इस तरीके की कुछ सर्कुलर मसल लेयर्स पाई जा रही हैं और जब उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बॉडी क्या होगी, इलोंगेट होगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एनिमेशन की हेल्प से कि यहाँ पे जब सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो अब बॉडी क्या होगी, आगे एलोंगेट करेगी। आप देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये बॉडी एलोंगेट कर रही है ना, इस तरीके से बॉडी में क्या होगा, एलोंगेशन होगा। जबकि जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो बॉडी क्या होती है, छोटी होती है। जो इस तरीके की लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा बच्चों, बॉडी इलोंगेट करेगी और लॉन्गिट्यूडनल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, बॉडी शॉर्ट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये चलता है। एक और पैटर्न यहाँ पे देखा जाता है कि 9 सेगमेंट्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो अल्टरनेटिव पैटर्न में होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, अर्थवॉर्म एग्जिबिट क्रॉलिंग एंड वेव लाइक मूवमेंट। तो ये तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम से, इस एनिमेशन से, कि अर्थवॉर्म जो है वो क्रॉलिंग करता है, मतलब रेंग रेंग के आगे बढ़ता है, वेव लाइक मूवमेंट एक होती है। और यहाँ पे लिखा है इन फेरेटिमा कॉन्ट्रैक्शन इन 9 सेगमेंट्स टेक प्लेस वन टाइम। जैसे एक बार में जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना तो एक पर्टिकुलर हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बाकी हिस्सा क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, राइट। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने सेगमेंट्स में एक साथ होता है, तो ये नंबर आपने यहाँ पे याद रखना है, 9 सेगमेंट्स में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है अर्थवॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्पीड क्या होती है, बहुत धीरे धीरे क्रॉल करता है। आपने चलते हुए देखा भी होगा अर्थवॉर्म को, लगभग 25 सेंटीमीटर 1 मिनट में ये आगे बढ़ पाता है, तो वेरी वेरी स्लो, ठीक है। तो बहुत ही स्लो स्पीड होती है। नेक्स्ट लिखा है बॉडी फ्लूइड जो एक हाइड्रोलिक स्केलेटल की तरह काम करता है। ऑब्वियसली ये भी लोकोमोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लोकोमोशन पार्ट। अगेन आपको क्या याद रखना है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन से हैं, सीटे होता है, मसल्स होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए स्मूथ सरफेस पे कौन हेल्प करेगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, म्यूकस। म्यूकस हेल्प करेगा किस पे, स्मूथ सरफेस पे, ठीक है। कौन सी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से बॉडी इलोंगेट होगी, तो आंसर होगा सर्कुलर मसल। कौन सी मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से बॉडी शॉर्ट हो जाएगी, तो आंसर क्या होगा बच्चों, longitudinal muscles, ठीक है। So this was about locomotion part. Now next we will discuss some questions from the beginner box too. Again very simple questions. देखिए in Pheretima albuminous cells secrete substances for, अब मैंने आपको बताया था albuminous cells से, albumin gland से
कौन सी सिक्रेशन निकलती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन निकलती है, और एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है, ठीक है। तो सिक्रीट सब्सटेंसेस फॉर कोकून, किसके लिए करेगा, कोकून के लिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि क्लोराइगोजन सेल्स ऑफ अर्थवर्म दे आर एनालॉगस टू विच ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो जो क्लोराइगोजन सेल्स हैं अर्थवर्म के, वो किस ऑर्गन के एनालॉगस होते हैं, मैंने आपको बताया था ये लिवर के जैसे फंक्शन करते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, लिवर। ये स्टोर करते हैं फूड को, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, तो लिवर के जैसा एनालॉगस होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज म्यूकस ऑफ द अर्थवर्म हेल्प्स इन लोकोमोशन, कौन से सरफेस पे करेगा, स्मूथ सरफेस पे करेगा, ठीक है। तो जो स्मूथ सरफेस पे लोकोमोशन में हेल्प करेगा कौन, म्यूकस, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखें सर्कुलर मसल लेयर ऑफ अर्थवर्म हेल्प्स इन, तो सर्कुलर मसल लेयर जो है वो किस में हेल्प करेगा, ऑब्वियसली ये इलोंगेशन ऑफ द बॉडी में हेल्प करेगा। मैंने आपको बताया सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी गई है, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो कह रहे हैं इन विच सेगमेंट इंटर सेगमेंटल सेप्टा एब्सेंट, मैंने आपको बताया था 9th और 10th सेगमेंट के बीच में इंटर सेगमेंटल सेप्टम नहीं पाया जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। कौन सा सेगमेंट है जहां पे इंटर सेगमेंटल सेप्टम नहीं पाया जाता, आंसर क्या होगा, 9th और 10th सेगमेंट, क्लियर।